तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मूवी लकी भास्कर को। और वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आखिर में मैंने मूवी की रिव्यू भी दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी कंटेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1992 मार्च 29 को। हम देखते हैं भास्कर को जो जॉगिंग कर रहा होता है और तब भी उसे सीबीआई वाले अरेस्ट कर लेते हैं और उससे हिरासत में ले लिया जाता है। उसकी बैंक जिसका नाम होता है मगध, जहाँ पे वो एक जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा होता है और उसका सैलरी होता है 6000। और भास्कर की बीवी से ये भी पता चलता है कि उसके घर पे भी सीबीआई का रेड पड़ चुका है और सभी चीजें देख रहे हैं। तो भास्कर पैनिक ना करते हुए हमारे तरफ देखता है और बोलता है चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। और हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां भास्कर मगध बैंक में काम कर रहा था और उसके सैलरी था 6000 ओनली। हर एक चीज के लिए उसने लोन लिया हुआ है। उसके सपने बड़े थे लेकिन पैसे नहीं थे। वो बैंक में एक डिसेंट एम्प्लॉय था और हमेशा उससे शाबाशी मिलता था क्योंकि टाइम से पहले वो काम खत्म कर देता था। इसके साथ वो 2 दिन बाद ईयर ऑफ द एम्प्लॉय भी हो चुका है। हाँ, जिस टाइम को हम देख रहे हैं वो है 1992, जिस टाइम बैंक में उतना कंप्यूटर नहीं होते थे तो डिजिटली इतना डेटा नहीं रखा जाता था। सब चीजें मैनुअली पेपर पे लिखा जाता था और हर 2 महीने के अंदर उसे कंप्यूटर पे अपडेट करा जाता था। भास्कर को एक गाड़ी भी लेना था लेकिन उसके 6000 सैलरी में ये पॉसिबल नहीं था। ऊपर से मार्केट से उसने बहुत सारे कर्जे भी ले रखा था। बैंक के लोन अगर कोई रिपे नहीं कर पाता तो बैंक उस इंसान के कुछ न कुछ जब्त कर देता। ऐसे ही बैंक में एक जब्त की हुई मारुति 800 था जिसको रोज भास्कर देखता था और सोचता था एक दिन वो मारुति 800 लेगा और अपने फैमिली के साथ वो इस गाड़ी में घूमेगा। भास्कर अपनी फैमिली को सही से टाइम देता है और साथ में अपने स्कूल के दोस्त सांबा के साथ भी वो समय बिताता है। थोड़े थोड़े पैसे जोड़े इसलिए बैंक के बाहर एक और काम भी करता है जहाँ पे लोगों के फॉर्म वगैरह फिलअप करता है, लाइक डिपॉजिट विड्रॉ टाइप। जिनको कि अच्छे से फॉर्म भरना नहीं आता उनका फॉर्म भास्कर भर देता है थोड़े पैसों के बदले। और किसी को लोन चाहिए या फिर लोन अप्रूव कराना है तो ये सब भी वो करता है, बदले में छोटे छोटे कमीशन लेता है। एक दिन एंटोनी नाम से एक बंदा आता है भास्कर के पास 2 लाख लोन की अप्रूव कराने। तो भास्कर पूछता है कोई एसेट है तुम्हारे पास? तो एंटनी बोलता है उसके पास कोई भी एसेट नहीं है फिलहाल, लेकिन पोर्ट में कुछ आया है और वही एक एसेट है। तो भास्कर मना कर देता है और उसका लोन अप्रूव नहीं होता। फिर भास्कर इतना बोल के चला जाता है। मोहल्ले वालों से भी चुप चुप के जाता है क्योंकि उसने सभी से कर्जा ले रखा था। भास्कर की फैमिली में है उसके फादर जो एक बिजनेस कर रहे थे उनके फ्रेंड के साथ, लेकिन लॉस होने के बाद वो कुछ नहीं बोले और घर में ही रहते हैं। भास्कर की माँ बचपन में ही चल बसी थी। श्रीमती उसकी वाइफ होती है और उनका एक लड़का भी होता है। श्रीमती को एक बिजनेस भी ओपन कराना था जो कि आचार का होता है। वो सोच रही होती है लोन की, लेकिन भास्कर ने पहले से ही बहुत सारे लोन लिया हुआ था और वो कहता है पहले लिया हुआ कर्जा चुका दें फिर हम तुम्हारे बिजनेस के लिए लोन लेंगे। इन सब में एंटनी अगले दिन भास्कर के पास लोन मांगने आ जाता था। फिर एक दिन एंटनी भास्कर को बताता है कि मलेशिया से इंडिया एक शिप आई है जिसमें ढेर सारी टीवी मंगाई है और आधी अमाउंट तो उसने पे कर दिया है यानी कि 25 लाख, और बाकी के अमाउंट टीवी के डिलीवरी के बाद वो पे करने का वादा किया है। एंटनी भास्कर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। जिन लोगों ने मुझे पैसे देने का वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गए। इंडिया में वैसे टीवी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं सूद समेत बैंक का पैसा लौटा दूंगा। और अगर अभी मैंने कंपनी वालों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग उन टीवी को गिरवी रख देंगे। अब एंटोनी की स्टोरी सुनने के बाद सांबा भास्कर से कहता है कि तेरा साला तो रियल एस्टेट में है ना, उससे बात करके देख, शायद वो पैसों की कुछ मदद कर दें और प्रॉफिट होने पर एंटोनी को थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे। हालांकि भास्कर को अपने साले से मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी वो कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद पटेल नाम का एक आदमी आके भास्कर का कपड़ा फाड़ देता है और फिर उसका बजाज स्कूटर भी उठा के ले जाता है। वो कहता है कि पहले उधार चुकाओ फिर अपना स्कूटर ले जाओ।
इससे भास्कर को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन भास्कर पैदल ही दौड़ते हुए ऑफिस पहुंचता है क्योंकि उसके पास टैक्सी के भी पैसे नहीं थे। खैर ऑफिस पहुंच के भास्कर को एक और झटका लगता है जहां पे प्रमोशन भास्कर को मिलने वाला था, लेकिन वो प्रमोशन किसी और को मिलता है। और सभी बैंक एम्प्लॉय भी इस बात से दुखी थे क्योंकि उन्हें भी लगा था कि ये प्रमोशन भास्कर को ही मिलेगा। तभी भास्कर जाकर अपने सीनियर मैनेजर से कहता है कि सर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ, आपकी दी हुई टारगेट को भी समय पर पूरा करता हूँ, लेकिन आप एक बंगाली होने के कारण एक बंगाली को ही प्रमोशन दे दिया, ये तो गलत बात है। ये सुनकर सीनियर मैनेजर भास्कर को झाड़ देता है, कहता है कि ये प्रमोशन मैंने उसका काबिलियत देख कर दिया है, ना कि बंगाली होने के वजह से। वैसे भी तुम तो कस्टमर की एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपनी जेब भर रहे हो ना। अगर ये बात जीएम सर को पता चल गया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या मैं तुम्हारी कंप्लेन जीएम सर से कर दूं? तब भास्कर हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं सर, कंप्लेन मत कीजिए। बैंक के बाकी एम्प्लॉय भी ये सब तमाशा देख रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद भास्कर नॉर्मल होकर अपनी रोज की काम करने लगता है। शाम को भास्कर और सांबा किसी कॉफी शॉप पे चाय पी रहे थे। तभी एंटोनी वहां आता है और भास्कर से कहता है कि सर आज आखिरी दिन है बाकी बचे हुए पैसे देने का, और अगर आज पैसे नहीं दिए तो वो टीवी को नीलाम कर देंगे और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुन के भास्कर अपने बैग से 2 लाख रुपए निकाल के एंटोनी के हाथ में थमा देता है। ये देख के सांबा भी हैरान हो जाता है और पूछता है ये पैसे तूने अरेंज कैसे किया? बात ये है कि बैंक के पैसे लॉकर रूम में डालने के बदले भास्कर अपने बैग में डाल दिया था। आज फ्राइडे होने के कारण बैंक 2 दिन बंद रहेगा, तो भास्कर ने सोचा एंटनी टीवी बेचकर उससे पैसे लाकर दे देगा, फिर वो मंडे सुबह जाकर पैसे लॉकर में रख देगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और अगर किसी को पता चला तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी। मैं तो पहले से ही इतनी मुसीबत में हूँ, और अगर जॉब चली भी गई तो कौन सी बड़ी बात। एंटोनी कहता है कि इंडिया में आजकल टीवी की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, जिसमें टीवी की कीमत तकरीबन 30,000 रुपए तक बढ़ जाता है। हालांकि हम छोटे से लूप होल से काफी सारे टैक्स बचा सकते हैं। इंडिया में स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। हम स्पेयर पार्ट्स के नाम पे टीवी इंपोर्ट करेंगे और पार्ट के ऑफिसर को थोड़ा बहुत खर्चा दे देंगे ताकि वो हमारे काम में टांग ना लड़ाए। इस तरह हम 30,000 का टीवी 12,000 में खरीद सकेंगे और उसी टीवी को हम डबल रेट यानी कि 24,000 में बेचेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट रेट से कम रेट में बेचने से सारे कस्टमर हमारे ही टीवी खरीदेंगे, और ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है। खैर अब अगले दिन देर रात तक भास्कर एंटोनी का वेट करता है, मगर एंटोनी पैसे लेकर वापस नहीं लौटता। फिर कुछ टाइम बाद एंटोनी और सांबा आते हैं और सांबा भास्कर को कहता है सब खत्म हो गया। तो एंटोनी भास्कर को कहता है अरे सर, सारे टीवी सेल हो गए, ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए और आपका हिस्सा भी। ये खबर सुन भास्कर बहुत खुश हो जाता है और एंटोनी को धन्यवाद करता है, ना उसकी जॉब और इज्जत दोनों चली जाती, और एंटोनी भी उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद करता है। और मंडे को भास्कर बैंक जाकर उन 2 लाख को लॉकर में रख देता है, और इसके बाद से भास्कर, सांबा और एंटोनी 3 पार्टनर बन गए थे। भास्कर बैंक से छुपा के पैसे एंटोनी को देता, एंटोनी टीवी इंपोर्ट कर बेच के पैसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, और रिश्वत के साथ पोर्ट के एम्प्लॉय को आए दिन छोटी मोटी पार्टी देते रहते थे ताकि वो लोग भी चुप रहे। ऐसे धीरे धीरे भास्कर का कर्जा भी उतर गया। ये देखे सुमति भास्कर पे शक करने लगी, कहीं ये गलत काम तो नहीं कर रहे। तब भास्कर सुमति से कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ। इसके बाद भास्कर धूमधाम से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ये देखे उसके सभी रिश्तेदार गुस्से से जल जाते हैं। उसी पार्टी में एंटोनी भास्कर एंड सांबा से कहता है कि मेरे बेटे को अमेरिका में जॉब लगा है, वो मुझे अपने पास बुला रहा है, अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरा सब बिजनेस बंद हो जाएगा और मुझे उसी की कमाई खानी पड़ेगी। अब तक जो मैंने कमाया बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं बची। इससे पहले मैं अमेरिका चला जाऊं, क्यों ना हम एक बहुत बड़ी डील करें और जो कमाई होगी वो तीनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसी पैसों से मैं अमेरिका में कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूंगा। आगे एंटोनी बताता है कि दुबई से 3 एक्सपेंसिव गाड़ियां आने वाला है जिनका की कोई कागज नहीं है। अगर हम ये गाड़ियां डीलर को बेच दिए तो हमारी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन इस डील के लिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि उस टाइम पे 10 लाख रुपए कितनी बड़ी अमाउंट थी।
तो भास्कर कहता है 1-2 लाख की बात होती तो ठीक थी, पर 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। बैंक वालों को शक हो सकता है, पर बाद में भास्कर का मन बदल जाता है और वो डील के लिए राजी हो जाता है। फिर भास्कर जैसे तैसे बैंक से 10 लाख रुपए निकाल के एंटोनी को दे देता है। तो ये पोर्ट पर गाड़ियों की डिलीवरी लेने जाता है, और जब वो गाड़ियां लेके डीलर के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस डीलर को तो कुछ केस के लिए पुलिस अंदर करवा दिया है। ये सुन उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी भास्कर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन गाड़ियों पे गवर्नमेंट का नंबर प्लेट लगा देता है। इसके बाद कुछ भिखारियों को पॉलिटिशियन बना के उन गाड़ियों में बिठा देता है। फिर एक बार डांसर को फिल्म एक्ट्रेस बना के उन गाड़ियों से चेक पोस्ट पार करवा देता है। और पुलिस भी वीआईपी गाड़ी समझ के ज्यादा कुछ नहीं बोलते और उन्हें जाने देते हैं। फिर उन गाड़ियों को गोवा में ले जाकर बहुत अच्छी कीमत पे बेच देते हैं। और गोवा से लौटने के बाद एंटोनी अमेरिका चला जाता है। अगली सुबह भास्कर पैसे लेकर बैंक जाता है, और बैंक पहुंच के वो देखता है पुलिस और आरबीआई ऑफिसर पहले से ही बैंक पे मौजूद हैं। असल में भास्कर का सीनियर मैनेजर यानी कि रीजनल मैनेजर और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर मिलके बैंक से बहुत बड़ा स्कैम किए होते हैं। ये देख के भास्कर बहुत घबरा जाता है। सोचने लगता है इन पैसों को मैं लॉकर में कैसे रखूं। उसी टाइम जीएम आकर भास्कर से उसके हाथ में जो सूटकेस होता है उसके बारे में पूछने लगता है। कहता है भास्कर, आज तुम सूटकेस के साथ क्यों आए हो? इसमें क्या है, दिखाओ जरा। भास्कर कहता है सर हॉलीडे था ना, तो मैं गाँव चला गया था, वहीं से सीधा बैंक आ रहा हूँ। फिर सूटकेस खोलने पर अंदर से बस कपड़े ही निकलते हैं। तब हमें पता चलता है जब सभी लोग बैंक से बाहर गए हुए थे, उस समय मौका देखकर भास्कर ने उन पैसों को सही जगह पर रख दिया था। खैर सब हो जाने के बाद भास्कर सांबा से कहता है कि अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा, ये बहुत रिस्की है। और सांबा तो अपनी क्लर्क की जॉब छोड़ के इसी स्मगलिंग के काम पे लग गया था। अभी भास्कर के पास उस समय 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसी में भास्कर पहले गाड़ी खरीदा, फिर बीवी का बिजनेस स्टार्ट करवाया। फिर भास्कर का छोटा भाई आकर बताता है कि भैया मुझे लंदन की यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई है। अगर मैं इंडिया की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करता हूँ तो मेरा सैलरी केवल 5 या 10 हजार होंगे। वही अगर मैं लंदन या फिर अमेरिका से करूंगा तो मुझे 60,000 रुपए मिलेंगे। तभी भास्कर खर्चा करके अपनी भाई को पढ़ाई के लिए लंदन भेज देता है। फिर एक दिन बैंक का चेयरमैन बैंक में आकर भास्कर से बोलने लगता है कि बैंक का रीजनल मैनेजर और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर की वजह से बैंक का बहुत बदनामी हुई है, इसीलिए मैं अब बैंक में कुछ बदलाव कर रहा हूँ। आज से तुम इस बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो और तुम्हारी सैलरी होगी 19,000 रुपए। अगर और कुछ चाहिए हो तो बता देना। ये सुन भास्कर के खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहता, और वो चेयरमैन से उस मारुति 800 का रिक्वेस्ट करता है जो बैंक के गैरेज में पड़ी हुई थी। तभी वो गाड़ी उसे मिल जाती है और वो गाड़ी को खुशी खुशी अपने घर ले आता है। फिर प्रेजेंट में सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण बैंक स्टेटमेंट देख हैरान हो जाता है, क्योंकि भास्कर के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े थे। लक्ष्मण पूछता है कि एक मामूली बैंक एम्प्लॉय के पास इतने बड़ी रकम कैसे आई। इसके बाद भास्कर कुछ सोचने लगता है और मूवी फिर से पास्ट में चला जाता है। जिस समय चेयरमैन ने भास्कर को जनरल असिस्टेंट मैनेजर बनाया था, तब भास्कर को कहता है कि हमारे बैंक के कुछ वैल्यूएबल कस्टमर हैं जो बैंक के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्हीं में से एक है हर्षद मेहरा। भास्कर, आगे से तुम पर्सनली हर्षद मेहरा का अकाउंट हैंडल करोगे, जिस पर भास्कर मान जाता है। फिर अगले दिन हर्षद मेहरा का खास आदमी सूरज बैंक आता है और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भास्कर को दे के कहता है ये कटारी बैंक का बीआर पेपर्स हैं। इस समय बैंक का एक पियोन चंदन नाम से दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है कि सर ये बीआर का मतलब क्या होता है। तो चंदन को वो एम्प्लॉय बताता है कि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह एक बैंक भी दूसरे बैंक से लोन ले सकता है। आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक एक बैंक दूसरे बैंक को लोन नहीं देता। दोनों बैंक के बीच एक ब्रोकर का होना जरूरी है। यहाँ हमारे बैंक के बीच एक ब्रोकर है हर्षद मेहरा, और हमारे बैंक हर्षद मेहरा को पैसे देगी और वो कटारी बैंक को पैसे देते वक्त यही प्रोसेस फॉलो होगा। और हर्षद मेहरा ब्रोकर होने के कारण कुछ कमीशन उससे भी मिलेगा। इसी को बीआर कहते हैं। फिर भास्कर सूरज को बीआर देते वक्त कहता है कि इस बार 2 वीक में बीआर क्लियर कर दो। तब सूरज कहता है कि सर इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, और वो भास्कर को रिश्वत देने की कोशिश करता है। लेकिन भास्कर कहता है कि नहीं, 2 वीक मतलब 2 वीक।
फिर एक दिन भास्कर हर्षद मेहरा का बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है, तब उसके करोड़ों में ट्रांजैक्शन थे। और हाँ, स्टेटमेंट में ये भी था कि भास्कर के बैंक ने उससे लोन भी दिया था। अगर हर्षद मेहरा ने कटारी बैंक को पैसे दिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट भास्कर को नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि हर्षद मेहरा ने कटारी बैंक से भी बीआर लिया हुआ था, यानी वो दोनों तरफ से पैसे ले रहा था। भास्कर सोच में पड़ जाता है कि दो दो बैंक से पैसे लेकर ये आदमी बीआर लेकर क्या कर रहा है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद बैंक में वो पैसे रिटर्न भी कर देता था। भास्कर अपने तरीके से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि हर्षद मेहरा बैंक से बीआर लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। वो किसी भी शेयर को बहुत ही कम कीमत पर खरीद के लोगों को उसे खरीदने को कहता कि ये शेयर आगे जाकर बहुत बढ़ेगा। फिर सभी की इन्वेस्ट करने से जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता तो हर्षद मेहरा उस स्टॉक को बेच देता, तब उसके वैल्यू फिर से गिर जाती। इसी तरीके से जो प्रॉफिट बच जाता वो खुद हर्षद मेहरा रख देता और बाकी बचे पैसे बैंक को रिटर्न कर देता। पहले तो भास्कर ये सब चेयरमैन को बताने की सोचता है, लेकिन उसमें भला उसका फायदा ही क्या था। तो वो खुद ही सूरज से मिलकर एक डील करता है कि हर्षद मेहरा जब भी किसी बैंक से बीआर लेगा, उसे 1% कमीशन भास्कर को देना होगा और हर शेयर को खरीदने और बेचने से पहले उसे भास्कर को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि भास्कर भी उन शेयर से फायदा उठा पाए। अब सूरज के पास कोई और चारा नहीं था, तो वो झट से उसकी बात मान जाता है। फिर डील के मुताबिक बैंक से बीआर लेकर 1% भास्कर को दे देता है। लेकिन सवाल ये था कि इन पैसों को व्हाइट में कैसे बदला जाए। तब एंटोनी का एक पुराना साथी था अनवर, तो भास्कर अनवर से मिलकर ये सब बताता है। तो अनवर भास्कर को ये कहता है कि अगर वो ये पैसे लॉटरी वालों को दे दे तो वो हमें विनिंग लॉटरी देगा। लॉटरी जीतकर कुछ पैसे टैक्स में कटेंगे और बाकी बचे कुछ पैसे बैंक में आ जाएंगे। ऐसा करके भास्कर को 25,000 की लॉटरी लगती है, जिसमें से टैक्स कटकर उसके पास 17,000 बचते हैं और उसी 17,000 को वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। देखते देखते भास्कर 17,000 को 70 लाख में बदल देता है, क्योंकि हर्षद मेहरा उसे सारी जानकारी दे रहा था। अब प्रेजेंट में भास्कर लक्ष्मण को कहता है कि सर, एक दिन में लॉटरी खरीदा था, वही जीत कर मैंने शेयर मार्केट में लगाया था और ऐसे करते करते मुझे प्रॉफिट होने लगा। तो लक्ष्मण पूछता है कि तुमने एक दिन में 17 लाख रुपए कहाँ खर्च कर दिया। तो भास्कर कहता है कि उससे मैंने अपनी बहन की शादी करवाई और शादी की शॉपिंग के लिए मैंने जब अपनी बीवी और बहन को लेकर एक मॉल में गया तो उन लोगों ने मेरा हुलिया देखकर मेरा मजाक उड़ाया। तो मैंने मॉल वालों का घमंड उतारने के लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी और उसी गाड़ी में जाकर सारा सामान खरीद लिया और इसी में मैंने पूरे 70 लाख रुपए उड़ा दिए। अब पास में जब भास्कर को बीआर का 1% मिलता था, वो फिर अनवर के पास जाता है। इस बार अनवर ने उससे एक फेक कंपनी बनाने का आइडिया देता है। तो भास्कर अपनी बीवी के नाम से एक फेक फूड बिजनेस ओपन करता है। इसी से रिलेटेड वो जाली अकाउंट बनाता है, ये शो करने के लिए कि बाहर से फूड इंपोर्ट हो रहे हैं, तब वो लोग फर्जी तरह से खर्चे दिखा रहे थे। इसी दौरान भास्कर को पीने की लत लग चुकी थी और दिन ब दिन भास्कर का रवैया बदलने लगा था, मानो उसके अंदर पैसों का घमंड आ गया था। वो तो अपने कलीग से भी ठीक से बात नहीं करता था। ये सब देख के सुमति को बहुत बुरा लगा है। फिर एक दिन कटारी बैंक का मैनेजर कुछ काम की वजह से भास्कर के पास आता है। बातों बातों में बीआर की भी बात निकलती है, जिस पर भास्कर कहता है कि सर, हर्षद मेहरा के पास से 90 करोड़ का बीआर आना बाकी है। ऊपर से वो तो न्यू बीआर के बारे में भी पूछ रहे थे। तभी मैनेजर हैरान होकर कहता है, 90 करोड़, इतनी बड़ी रकम का बीआर तो मैंने कभी पास ही नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करोड़ किए होंगे। ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। हर्षद मेहरा ने मेरे नाम से फर्जी सिग्नेचर किया है। अगर आरबीआई ने इंक्वायरी की तो मुझे पक्का जेल हो जाएगी। ये सब सोच सोच कर मैनेजर को वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद जब सूरज भास्कर के पास आता है तो भास्कर उसे धमकी देता है कि पहले 90 करोड़ का बीआर चुका दो, तभी तुम्हें न्यू बीआर पास होगा। इसी बीच सांबा स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो भास्कर पुलिस को पैसे खिलाकर उसके बेल करवाता है। तभी भास्कर का साला उसे कोई इमरजेंसी के लिए पैसे मांगता है और इसी दौरान सुमति और उसके माँ के बीच खूब कहासुनी हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि इस फूड बिजनेस का सुझाव
मैंने दिया था और मेरी वजह से तुमने इतना सारा पैसा कमाया है। और ये सुनकर सुमति गुस्से में आकर अपनी शॉप ही तोड़ देती है। और घर में इतना झगड़ा देख के भास्कर के पिताजी इतने दिनों बाद अपनी मुंह खोलते हैं। वो भास्कर को अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि तुम असल में क्या काम करते हो, मुझे बताओ, क्योंकि बिजनेस के बेस को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बिल असली है। और ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ जो कि सीए रह चुका हूँ। तभी भास्कर अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद जब वो भास्कर को समझाते हैं तब जाकर भास्कर के दिमाग से पैसों का नशा उतरता है। फिर वो अपने साले और सांबा की हेल्प करता है और उन लोगों से माफी मांगता है जिन लोगों को उसने एक दिन जलील किया था। इसके बाद एक दिन जीएम भास्कर को बुलाकर पूछता है कि तुम मिस्टर हर्षद मेहरा के बीआर को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो। तो भास्कर कहता है कि सर उनकी तरफ से 90 करोड़ आना बाकी है, तो ऐसे में मैं एक और बीआर अप्रूव कैसे कर दूं? लेकिन जीएम भास्कर पर दबाव डालने लगता है, जिससे तंग आकर भास्कर बैंक से रिजाइन कर देता है। रिजाइन करने के अगले दिन ही सीबीआई ऑफिसर आके भास्कर के घर से उसे ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। लक्ष्मण कहता है कि तुम्हारे बैंक में जो भी पैसे हैं उन्हें व्हाइट में शो करने के लिए तुमने सारे इंतजाम कर रखा है, लेकिन मैं चाहूँ तो उन पैसों को 1 सेकंड में गायब कर सकता हूँ। अगर मैं इस बारे में इनकम टैक्स को खबर कर दी तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम्हारे 100 करोड़ रुपए तुम हर्षद मेहरा को दे दो। यानी कि बैंक का जीएम और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण दोनों हर्षद मेहरा के साथ मिले हुए थे। यहाँ 100 करोड़ भास्कर देने के तुरंत हर्षद मेहरा बीआर चुका देगा और जेल जाने से बच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी। और हमें पता चलता है कि बैंक का चेयरमैन भी इन सभी में शामिल था। भास्कर ना चाहते हुए भी सारे पैसे हर्षद मेहरा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और वापस जहां था वहीं आ जाता है। फिर अगले दिन सभी को एक शॉकिंग बात पता चलता है कि भास्कर ने सभी पैसे अपने अकाउंट से 10 दिन पहले ही ट्रांसफर कर लिया था। अब इसकी एंट्री सिर्फ मैनुअली हुई थी, तभी किसी को कुछ पता नहीं चला और ट्रांसफर करते समय जीएम इस बात को नोटिस नहीं कर पाया था हड़बड़ी में। इस तरह भास्कर को अपने परिवार संग फ्लाइट में बैठा देखते हैं और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि भास्कर ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई थी। तभी उसके पिताजी ने कहा था कि आज नहीं तो कल इनकम टैक्स एंड आरबीआई वाले तुम्हारे पास जरूर आएंगे। एक काम करो, तुम इन पैसों को बैंक से निकाल लो और अमेरिका में एक घर खरीद लेते हैं। जिसके बाद भास्कर खुद ही बैंक के जीएम, चेयरमैन एंड सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण के बारे में खबर कर देता है पुलिस को और पुलिस इन सबको अरेस्ट कर लेती है और हर्षद मेहरा को भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। इस तरह सभी को फंसाकर भास्कर अमेरिका में लग्जरी लाइफ जीने लगता है और यहीं पर मूवी की दी एंड हो जाती है।